आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलपीजी शुरू से कराना है। हाँ हाँ। ठीक है। सबसे पहले एलपीजी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। लिबरलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा ये मोटा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। और बेटा इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी पुकारते हैं। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नोट डाउन करती जा। रुक जाओ। हम्म। ठीक है। और बेटा हमारे देश पे एलपीजी पॉलिसी कब आई थी? 24 जुलाई 1991 में। लिखो, इधर। हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी कब आई थी? 24 जुलाई 1991 में। लिखते जाओ। हाँ जी। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की थी? इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की थी, बड़े ध्यान से सुनना। हुआ क्या था 1991 से पहले? 2 मिनट में कुछ चीज लिखूंगा, ये ध्यान रखना। ध्यान से सुनो। बिफोर 1991 हमारे देश में हम्म। इम्पोर्टेंस पब्लिक सेक्टर को देते थे। बिफोर 1991 हम इम्पोर्टेंस किसको देते थे? पब्लिक सेक्टर को देते पब्लिक। थे। और प्राइवेट सेक्टर को लेस इंपॉर्टेंस मिलती थी, और प्राइवेट सेक्टर को लेस इंपॉर्टेंस मिलती थी। मगर 1991 में हमारे देश की, कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब हो। हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन 1990 बहुत ही के खराब हो गई। कब खराब क्या? हुई थी फाइनेंशियल कंडीशन? फाइनेंशियल कंडीशन कब खराब हुई थी? हमारी 1991 से पहले खराब होने लग गई थी। हमारे पास सिर्फ 14 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। हमारे पास सिर्फ हम्म। 14 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था। हम्म। हमारे पास सिर्फ 14 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था। हाँ जी। ठीक है। 14 दिन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे। और हम अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस नहीं मीट कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से हमें अपने जितने भी गोल्ड के रिजर्व्स थे ना, हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गिरवी रखवाए। हमने जितने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स थे, हमने फॉरेन एक्सचेंज और आईएमएफ के पास जमा करा दिए। और हमने $7 बिलियन का लोन ले लिया था। ये बात याद है? ये अमाउंट। हाँ। तो ये वाली ये बातें एलपीजी हम सारी कितने की सारी। मार्क्स का होता है? क्या? एलपीजी कितने मार्क्स का आता है? बेटा पहले 3 चैप्टर 12 नंबर के, आप किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये नहीं पता। अच्छा। मेरा वो हो गया, एम्प्लॉयमेंट कर लिया, इंडिया चाइना पाकिस्तान कर लिया। आज मैंने 2 चैप्टर कर लिए। ठीक है।
चलो तो पढ़ते हैं इसको वहां से। आ जाओ पढ़ते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। मैं पूरा का पूरा पीडीएफ खोल रहा हूँ, उस पर समझ आना शुरू करें। ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी? क्यों इकोनॉमिक थी? रिफॉर्म्स की जरूरत क्या? व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991? व्हाई इंडिया अडॉप्टेड द एलपीजी पॉलिसी इन 1991? हमें पढ़ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पहला रीजन क्या है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। एक चीज बता, हमारा पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था या बड़ा बेकार नोट्स तो परफॉर्म कर शेयर रहा कर था? दो। हाँ। नो, नोट्स तो शेयर कर लो। नोट शेयर नहीं किए? अक्षत की सॉरी, चैट अबे दिख आ रही तो रहे हैं। थी। अब आ रहे हैं? हाँ, बारह। ठीक है, चलो एक चीज बता, बिफोर 1991 हमारा पब्लिक सेक्टर को हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया था। पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और प्राइवेट सेक्टर को अच्छा रोल दिया था, लेस इंपॉर्टेंस रोल दिया था? लेस इम्पोर्टेंट, सेकेंडरी रोल प्ले करता था वो। यस यस, बहुत बढ़िया। मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर की कंपनीज बेटा प्रॉफिट मेकिंग थी या लॉस मेकिंग थी? लॉस। लॉस मेकिंग। इनको रिवाइव करने के लिए हमारे पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट से कितना लोन लेना पड़ गया था? $7 बिलियन का। To revive the public sector, the government had to force to take a loan from the World Bank and IMF. और बेटा लोन कितने रुपए का था? लिख ले, $7 बिलियन। और देयर वाज करप्शन इन पब्लिक सेक्टर। वो भी कह सकती है। और तेरे को पता है वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम इंटरनेशनल बैंक बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनेशनल बैंक डेवलपमेंट। फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लिख लिया, पूछ कोई सकते दिक्कत हैं। नहीं। हाँ पूछ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और हमने कितने रुपए का लोन लिया था? $7 बिलियन का। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डेफिसिट इन बीओपी। अब तूने बीओपी पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? नहीं, अभी पढ़ना है। मैं तेरे को 5 मिनट में हिंट देता हूँ क्या था बीओपी। तो हम्म। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है जिसकी दो साइडें होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या आता है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट। हाँ, इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। डेबिट साइड में आउटफ्लो कैसे याद करेंगे? डू। क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आईसी। हम्म। हाँ। जब तू सामान को एक्सपोर्ट करेगी, जब तू सामान को एक्सपोर्ट करेगी तो पैसे आएंगे। तो यहाँ पे क्या आता क्रेडिट। था? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट करेंगे याद तो है? फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, हाँ आउटफ्लो होगा, राइट। याद आ रहा है तो। मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है पूरा चैप्टर। हाँ, मैं सुबह देखूंगी, मैंने वो आईडी करी थी आज, 2 चैप्टर। ठीक है। इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। पैसा कब आएगा? जब एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट करेगी। एक्सपोर्ट। और आउटफ्लो कब होगा? जब इंपोर्ट करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एक्सपोर्ट तो बड़े ही लो थे। हमारे एक्सपोर्ट इसलिए कम थे क्योंकि हमारे जो गुड्स थे वो पुअर क्वालिटी के थे। हमारे जो गुड्स थे वो पुअर क्वालिटी के थे, तो हमारे एक्सपोर्ट अच्छे थे या बहुत बुरे थे? बहुत कम थे, बहुत कम थे। और इंपोर्ट्स हम्म। हमारे बड़े हाई थे। अब बता,
सपोज कर एक्सपोर्ट हो रहे 200, इंपोर्ट हो रहे 1000, तो अपना बीओपी फायदे में चल रहा है नुकसान में चल रहा होगा? 800 के घाटे में। तो हमारा बीओपी डेफिसिट में चल रहा था। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो डेफिसिट में गया हुआ था, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट बहुत ही कम थे और इंपोर्ट बहुत हाई थे। अब इंपोर्ट को हम्म। कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार क्या करती थी? टैरिफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती थी। हम्म। टैरिफ बैरियर लगाती थी और नॉन टैरिफ बैरियर लगाती थी। कोटा को क्या कहते थे? नॉन टैरिफ बैरियर। और हम्म। टैरिफ को क्या कहते थे? टैक्सेस। एक्सेस। तो पूरी बात समझ में आ गई कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइडें होती है, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है? आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। और क्रेडिट हाँ। साइड में क्या होता है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन इनफ्लो एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो में क्या आएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हम्म। आउटफ्लो में क्या आएगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ हमारे गुड्स। एक्सपोर्ट ज्यादा थे कम थे? इम्पोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे। इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा था। और इसको हाँ। कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन से बैरियर लगाए थे? टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ और टैरिफ नॉन बैरियर। टैरिफ। अब एक बार दिखा दूं क्या लिखा हुआ है? हम्म। बता, स्क्रीन शेयर हो गई? नो। हाँ। ड्यूरिंग 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया वाज रनिंग इनटू द डेफिसिट। यहाँ पे डेफिसिट की स्पेलिंग देख ले क्या है? DEFICIT। इट implies किसकी? outflow of foreign exchange was greater than the inflow of foreign exchange। इतनी बात क्लियर है? हाँ। हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम Exports of थे, India एक्सपोर्ट्स ऑफ were इंडिया low वर लो because of बिकॉज poor ऑफ पुअर quality of क्वालिटी ऑफ goods गुड्स and एंड high सर्विसेज prices in the international एंड हाई market. प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट। इंपोर्ट भी हाई Imports were थे। high due to control imports So to control to imports, control government used to impose heavy tariff and quota। heavy taxes and quotas. टैरिफ का मतलब ठीक होता है, है टैक्सेस। लिख ले साथ साथ। लिखा हुआ है, आपने हम पढ़ा रहे थे। समझ आ गया तक? हाँ। अब नेक्स्ट है, फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पता हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम थे या बहुत ज्यादा थे? हम थे। सिर्फ 14 दिन का था जब आपने बताया आपने। बिल्कुल। In 1991, the foreign exchange reserves were fell to such a level that it was not sufficient to pay interest on foreign loans। हम फॉरेन के लोन्स भी पे कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे? To meet the imports for more than 2 weeks. मतलब हम सिर्फ 2 हफ्ते, मतलब 14 दिन के लिए इंपोर्ट कर सकते थे। 14 दिन के बाद हमारा खजाना खाली हो जाता। तो हमें बेटा कहाँ से बोरो करना पड़ा? इंडियन गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा कहाँ से? 7 बिलियन $7 billion। डॉलर्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF। और इंडिया को मॉर्गेज कराने पड़े अपने गोल्ड रिजर्व टू द वर्ल्ड बैंक। कोई डाउट? नहीं। कोई दिक्कत? इन्फ्लेशन। नहीं। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। राइज महंगाई। इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखते हैं क्या है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी वाज वेरी हाई। महंगाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा थी। पहला रीजन क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग पता है होता है क्या है? न्यू करेंसी नोट्स छापना। हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है सब बच्चों को। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होता क्या है? जब मेरा बजट डेफिसिट में जा, मतलब मेरे आप जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सपेंडिचर ज्यादा वो है ज्यादा इनकम, है। वो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट। रिसिप्ट से। जब मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट कम है, तो मेरा बजट नुकसान में जाता है। तो इसके लिए हम्म। हमारी गवर्नमेंट
आरबीआई को कहती है कि न्यू करेंसी नोट छाप, टू प्रिंट न्यू करेंसी। और आरबीआई शायद जितने। आरबीआई कहता है ठीक है, गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटीज दे देगा, गवर्नमेंट हाँ, विल गिव सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज टू आरबीआई, और आरबीआई बदले में क्या देगा इसको, न्यू करेंसी नोट। हम्म। अब गवर्नमेंट के पास बड़े सारे बेटा क्या आ गए, करेंसी नोट आ गए। अब गवर्नमेंट अपने खर्चे को मीट करेगी, गवर्नमेंट विल मीट द एक्सपेंडिचर। इस प्रोसेस को कहते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग। करो। Deficit financing, increase in money supply or shortage of essential goods. Due to inflation, cost of production got increased and demand of the goods, Indian goods in abroad declined. ठीक है। मैंने ना एक फोटो भेजी थी आपको, वो एम्प्लॉयमेंट का है, मुझे ना वो समझ नहीं आया था, क्लास के एंड में बता देना एक बार। हम्म, बता दूंगा। क्लियर है? हाँ। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ। नहीं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट नई करेंसी नोट छापने के लिए आरबीआई को कहती है। अब जब नए नोट छपेंगे तो मार्केट में नए नोट आएंगे, तो उससे मनी सप्लाई कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास बट पैसा आएगा। जो अब जब गुड्स है लोगों के वो पास कम आएगा पड़ तो जाएगी। जब लोगों के पास दबा के पैसा होता है ना हाथ पे, तो शॉर्टेज हो जाती है कमोडिटीज की, तो शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हो जाती है। और इन्फ्लेशन की वजह से मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन की बढ़ेगी। वजह से बताइए, कॉस्ट बढ़ेगी। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will get increased and the demand of the Indian goods in abroad got declined. इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और हमारी डिमांड फॉर इंडियन गुड्स अब्रॉड में कम हो गई। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। हमारी गवर्नमेंट पे डेट का बर्डन बहुत ज्यादा था। हमारी गवर्नमेंट ने लोन कहाँ कहाँ से ले रखे थे, वर्ल्ड बैंक से ले रखे थे, आईएमएफ से ले रखे थे, फॉरेन कंट्रीज से ले रखे थे, आरबीआई से ले रखा था, पब्लिक से ले रखा था। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डेट हो गया। ज्यादा डेट की वजह से मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ गया होगा। फिजिकल डेफिसिट क्या? अच्छा। हाँ। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है बोरिंग्स। हाँ हाँ, समझ गई। तूने गवर्नमेंट बजट किया नहीं किया? कहाँ करा है? मैक्रो तो करी नहीं है अभी मैंने शुरू। अच्छा। सिंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, तो गवर्नमेंट कहाँ से पीड़ित थी, फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट का बढ़ रहा था, फिजिकल डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ गया, बोरो कर गया लोन। गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से बोरो किया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आइए। फॉरेन गवर्नमेंट, कमर्शियल आरबीआई, बैंक। कमर्शियल बैंक एंड द पब्लिक। पब्लिक। यहाँ यहाँ से गवर्नमेंट ने बोरो करना शुरू किया। इनका यहाँ तक पढ़ ले। हाँ ठीक है। अब ध्यान सुनो, एलपीजी पॉलिसी कौन लेके आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन 1991 इंडिया ने ऑब्टेन किया था लोन ऑफ $7 बिलियन। मगर ये जो लोन था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने दिया था, ये लोन एक कंडीशनल लोन था, कि मतलब गवर्नमेंट ने मतलब
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन ऐसे दे दिया था, एक सब्जेक्ट टू कंडीशन दिया था कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ेगी एक एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी में क्या था, पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। कौन से सेक्टर को फ्रीडम दोगे, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? Removing restrictions on private sector. प्राइवेट सेक्टर। मतलब तुम्हें फ्रीडम किसको देनी थी, प्राइवेट सेक्टर को, लिबरलाइजेशन। दूसरा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक Role सेक्टर of public एंड sector इंक्रीजिंग and द रोल ऑफ increasing प्राइवेट the सेक्टर, role of मतलब ब्रैकेट में public लिख दे सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। कोई दिक्कत? और नहीं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से जोड़ना, जिससे फ्री फ्लो क्या हो सके गुड्स और सर्विसेज का। अब एक चीज बता, हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होता नहीं होता? हाँ। इंडिया, यूएसए आपस में जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो जाए। दिस इज हम्म। कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कॉपी कर ले बेटा, यहां तक समझ ले, कोई डाउट है तो? नहीं, एक सेकेंड। और ट्राई करियो सुबह जल्दी एक टाइम से उठने की, मैं तेरे को टाइम बता दूंगा सुबह इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक सेकेंड सर। करो एक बार। गया? हो गया, बता भाई।
मैं कहाँ हूँ? ये कहाँ है महीना? आगे चलो। हम्म। हमारे देश में पहले, अर्लियर, क्या पॉलिसी होती थी? LQP पॉलिसी, एल लाइसेंस क्यू कोटा पी। परमिट। लाइसेंस कोटा परमिट की पॉलिसी होती थी। मगर अब ये पॉलिसी LPG बन गई है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मतलब LQP पॉलिसी से LPG पॉलिसी बन गई है। नो डाउट। यहाँ तक कोई डाउट आगे चल सकता हूँ? अच्छा भाई आगे चलो। भाई भाई आवाज तो दे दो, जवाब तो दो। ठीक है। अब आ जाए लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का अ, मतलब क्या होता है? फ्रीडम देना। अब बोल। ये एल क्यू पी के बारे में तो नहीं पढ़ना ना अब। नहीं, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। सिंपल शब्दों में सर, फ्रीडम किसको देनी है? प्राइवेट सेक्टर को। पता है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है, डीरेगुलेट करने की जरूरत है? रेगुलेट। डीरेगुलेट। बेटा उसको छोड़ दो। अब एक चीज बताओ, एक पहले हम सेकंड, प्राइवेट सेक्टर पे फ्रीडम बहुत देनी नजर है ना रखते थे। आपको, प्राइवेट सेक्टर तो को। प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम देनी है। फ्रीडम का मतलब क्या है?
उसको बहुत जकड़ के रखे, या उसको हम क्या बोले कि भाई साहब तू हमारे हिसाब से काम कर, या थोड़ा अपने हिसाब से भी काम कर ले। किस, एक सेकंड दोबारा बताना, कंफ्यूजन हो गया। लिबरलाइजेशन का मतलब है प्राइवेट सेक्टर पे जो तुम इतने ज्यादा कंट्रोल्स लगाते थे ना, उसको हटा दो। क्या क्या कंट्रोल्स लगाते थे, ध्यान से सुन, पढ़ के देख क्या लिखा है। लाइसेंसिंग। बिफोर 19 Before 1991, government used to impose large number of restriction in the following areas. गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या, लाइसेंसिंग। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। अगर किसी भी इंसान को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको क्या चाहिए होता था, उसको लाइसेंस। अगर किसी बंदे लाइसेंस। को बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए होता तो उसको चाहिए था लाइसेंस। लाइसेंस। उसके बाद दूसरा, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाती थी। तीसरा, डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। अब एक ये चीज बता, आपने फॉरेन कटवाया एक्सचेंज था में भी मेरे बड़ी। को कि ये नहीं करना। ठीक है, ठीक है। इन जुलाई 1991 गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस कर दिया एलपीजी पॉलिसी और रिमूव द रिस्ट्रिक्शन। अब देख क्या है, ये लर्न करना, सॉरी। डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, डी रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग द कंट्रोल्स ओवर द प्राइवेट सेक्टर, encouraging the private sector to make more investment in the economy and to become competitive. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, हमें फ्रीडम देनी है, हमें डीरेगुलेट करना है। किसको रेगुलेट करना है, प्राइवेट सेक्टर को। और गवर्नमेंट को ज्यादा कम से कम कंट्रोल्स लगाए और इंकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को टू मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। कोई दिक्कत? नहीं, सुबह कब तक बोल रहे हो आप क्लास के लिए? अभी तो कुछ पता नहीं है, बिकॉज इसके अंदर भी निकलना है मैंने। किसकी क्लास है? किसकी क्लास, अब किसकी, इसके बाद मैं किसी क्लास नहीं ले रहा। मैं निकल रहा हूँ अपने लिए, प्राइवेट। वाह। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो। पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन, to unlock the economic potential of the country। हमें क्या करना है, हमें अपने देश की इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करना है। हमारे देश में बहुत काबिलियत है, हमारे देश में बहुत काबिलियत है। और हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज को एनकरेज करना है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री एंड encouraging the private sector and MNCs to make more investment in India। तेरे को पता है मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जांपल क्या होंगे, कोका कोला, पेप्सी, हम्म। एचपी। नेक्स्ट। एचपी का लैपटॉप हाँ। आते हैं, एसुस का लैपटॉप आता है, एप्पल। इनको encourage करना था कि इंडिया में आओ और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। वो होता नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमें encourage करनी थी। हमें फॉरेन हाँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लानी थी। क्योंकि जब फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा, ऑटोमेटिकली इंडिया की हालत सुधर जाएगी। हम्म। क्लियर है बेटा? हम्म। उसके बाद, to make the economy competitive and providing the incentive to the private sector to increase the efficiency of operations। कि हमें प्राइवेट सेक्टर को कम से कम इंसेंटिव देने थे या ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव लेते देने थे, जिससे वो हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे और इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाए। कोई डाउट? नहीं, इसकी थोड़ी लैंग्वेज इजी हो सकती है सेकंड पॉइंट की। लिख, टू प्रोवाइड, लिख ले, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर so that they make more investment in economy and increase their efficiency of operations। अब ठीक है, एंड इंक्रीज ये रहने दो लाइन, एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। लिख लेना यार, and increase their efficiency of operation। जल्दी लिखियो।
जल्दी करो, कि क्लास को रीस्टार्ट करूंगा मैं अभी। क्या? मैं क्लास को रीस्टार्ट करूंगा। क्यों? क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्लास को रीस्टार्ट करूंगा, जल्दी से कॉपी कर। कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं क्लास को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। I'm restarting the class. ठीक।